अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम जिगर। अच्छा जिगर, ऐसा है कि अब मैंने कल बात की थी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स की। एक और ट्रैक जो है वो इम्पोर्टेंट, जो तो वो डिसेंडिंग ट्रैक्स में ही आता है, मोटर ट्रैक्स में, वो होता है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्स। बल्बर का मतलब होता है फेस। तो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक में बेसिकली फेशियल नर्व के सारे फाइबर्स होते हैं जो फेस के मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे सेंसरी ट्रैक्स की, यानी कि वो ट्रैक्स जो बेसिकली असेंडिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है। सेंसरी ट्रैक्स में तीन मेन ट्रैक्स हैं जिनका जिक्र करना है, और उन्हीं तीन ट्रैक्स में से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सबसे पहले इन तीन ट्रैक्स को स्टार्ट करने से पहले तीन बेसिक बातें याद रख ले सेंसरी ट्रैक से रिलेटेड। पहली बात ये कि सेंसरी, जैसे मैंने बताया था, मोटर जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है, मोटर ट्रैक्स, उसके अंदर दो न्यूरॉन होते थे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बेड सेल में होता था, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वेंट्रल हॉर्न में होता था। और ये पूछते हैं वो। इसी तरह जो सेंसरी ट्रैक्स है ना, उसके थ्री न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। सेंसरी ट्रैक में जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो हमेशा डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होता है। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो हमेशा डीकसेट करता है, ठीक है। और लेवल ऑफ डीकसेशन फ़र्क है, वो मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो हमेशा थैलेमस में होता है। ये तीन बातें तो तू अपने माइंड में पक्की पक्की बिठा ले। अब सबसे पहले आ जा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, यानी कि पेन और टेम्परेचर लेके जाने वाले लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स जो हैं, जो, ठीक है। ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स है ना, इनके ये पेन और टेम्परेचर कैरी करते हैं। और ये किस तरह मूव, जो सबसे पहले इनका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जैसे ही ये एंटर होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते साथ ही उसी लेवल पे डीकसेट कर जाते हैं। जिस लेवल पे एंटर होते हैं ना, उसी लेवल पे ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, सेंट्रल केनाल के अराउंड घूम के ना। तो जो स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल केनाल होती है ना बीच में, उसके अराउंड जितने फाइबर्स होते हैं ना, वो सारे स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स हो रहे होते हैं, जो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स होते हैं जो ऑपोजिट साइड के पेन और टेम्परेचर दूसरी साइड पे लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एंटर होते साथ ही डीकसेट कर जाते हैं। अब एंटर होते साथ ही डीकसेट करेंगे। और डीकसेट यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना, वो इसका मौजूद होता है डॉर्सल हॉर्न में, ठीक है। डॉर्सल हॉर्न के अंदर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। जैसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स में डॉर्सल वेंट्रल हॉर्न में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो साइनेप्स करता है डॉर्सल हॉर्न में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फ़ौरन डीकसेट कर जाता है और ऑपोजिट साइड पे ऊपर तक ऊपर ऊपर मूव कर जाता है, थैलेमस में असेंड करता है, ठीक है। ऊपर जाता है तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स जाके सीधा थैलेमस में एंटर होता है, और वहाँ पे VPL न्यूक्लियस होता है, ठीक है। VPL न्यूक्लियस के साथ VPL न्यूक्लियस होता है, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस थैलेमस का। उसके उस न्यूक्लियस पे जाके ये साइनेप्स करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फिर आगे पोस्ट सेंट्रल जायरस पे चला जाता है। मैंने तुझे कल बताया था कि जो प्री सेंट्रल जायरस है वो मोटर होता है, और जो पोस्ट सेंट्रल जायरस होता है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरह आएगा, वो तुझसे ये पूछेंगे कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स का किधर पड़ा होता है। तो तूने वो जगह बतानी है जहाँ पे उसका गैंग्लियन पड़ा है। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का जो गैंग्लियन है ना, वो डॉर्सल हॉर्न में होता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का गैंग्लियन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होता है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो थैलेमस में होता है। और जैसे मैंने पहले तुझे बताया, देख, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डीकसेट कर रहा है, लेकिन उसी लेवल पे, जिस लेवल पे एंटर होता है उसी लेवल पे डीकसेट कर जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स के लेजन आएगा ना, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का लेजन जब भी आएगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में देखो तो एंटीरियर होते हैं और लैटरल होते हैं, ठीक है। जबकि डॉर्सल कॉलम जो मीडियल लेमनिस्कल ट्रैक्स होते हैं वो पोस्टीरियर होते हैं सारे। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स भी एंटीरियर और लैटरल होते हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब चल मैं तुझे आगे बताऊँगा। वैसे इसका मतलब क्लिनिकल इसकी जो कोरिलेशन है वो ये है कि जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो सारा उस एरिया को सप्लाई करती है जहाँ पे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं, और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो उस एरिया को सप्लाई करती है जहाँ पे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने तुझे बता दिया कि कौन सा न्यूरॉन कहाँ पड़ा है। ठीक है ना। ये हो गया एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब ये अगर स्पाइनल कॉर्ड जिस लेवल पे डीकसेट हो रही है ना, तो क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंटर होते साथ ही ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, तो अगर राइट साइड से कट रही है ना तो राइट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स नहीं कटेंगे, बल्कि क्योंकि वो तो एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे चले गए, बल्कि लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कटेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जिस लेवल पे कट लग रहा है ना, उसकी ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल पेन और टेम्परेचर लॉस होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आगे ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम समझने के लिए, इसलिए ये याद रखिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ जी, अगला एक जो ट्रैक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक है। ठीक है। और इसके भी उसी तरह 3 न्यूरॉन्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वही डोर्सल रूट गैंग्लियन में मौजूद होता है, और वो डोर्सल रूट गैंग्लियन से आगे जाता है, और ये जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते साथ ही डीकसेट करता है ना, ये साथ डीकसेट नहीं करता, ये ऊपर उसी तरह उसी साइड पे इप्सिलेटरल साइड पे ही मूव करता रहता है, ऊपर असेंड करता है फ्यूनिकुलस के अंदर, और मेडुला तक चला जाता है, और ये मेडुला में जाके साइनेप्स करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो न्यूक्लियस ग्रिसेलिस या न्यूक्लियस क्यूनिएटस में पड़ा होता है। अब ये इसको याद कैसे रखना है, जो लोअर लिम्ब्स की जो सारे प्रोप्रियोसेप्शन आ रही है ना, वो न्यूक्लियस ग्रेसालिस के अंदर होती है, जो अपर लिम्ब के अंदर होती है ना वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस के अंदर होती है। इसको याद रखने का तरीका है एल जी का मोबाइल भी होता है, एल से लोअर लिम्ब और जी से ग्रेसालिस। तो लोअर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन सारी न्यूक्लियस ग्रेसालिस में होती है, और अपर लिम्ब की इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस क्यूनिएटस में होती है। तो जो लोअर लिम्ब से आ रहे होते हैं वो न्यूक्लियस ग्रेसालिस के साथ आके साइनेप्स करते हैं, जो अपर लिम्ब के आ रहे होते हैं वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, कि ये क्वेश्चन मुझे आया था पेपर में, वो उन्होंने ये पूछा हुआ था कि जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे है उसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पड़ा हुआ है, और ऑप्शन उन्होंने दी हुई थी थैलेमस, पोस्ट सेंट्रल जाइरस, न्यूक्लियस ग्रेसालिस या डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो उसका आंसर था न्यूक्लियस ग्रेसालिस। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो मेडुला में पड़ा होता है, और वो न्यूक्लियस ग्रेसालिस है लोअर लिम्ब के लिए, न्यूक्लियस क्यूनिएटस है अपर लिम्ब के लिए। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डीकसेट करता है, तो यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डीकसेट करेगा, और ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये सारी तस्वीरें बनी हुई हैं बड़ी अच्छी, 288 पेज पे भी है, और इस तरह उससे आगे 290 पेज पे भी है। ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डीकसेट करेगा, और डीकसेट करने के बाद वो जो है ना मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्म में, एक मीडियल लेमिनिस्कस एक फाइबर्स बनाते हैं, मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्म में ये जाता है थैलेमस में, और वहाँ पे ये साइनेप्स करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में, जिसका मैंने जो बताया था जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो हमेशा थैलेमस में पड़ा होता है, और उसके उसी वीपीएल न्यूक्लियस वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस के साथ साइनेप्स करेगा। ठीक है। क्वेश्चन वही जो मैंने तुझे बताया है वही क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पड़ा है, सेकंड ऑर्डर कहाँ पड़ा है, थर्ड ऑर्डर कहाँ पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर राइट साइड का लेजन है तो कहाँ पे साइन आएगा। अब जो डोर्सल कॉलम है ना, अगर राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड कटेगी ना, तो डोर्सल कॉलम जो मीडियल लेमिनिस्कल है ना वो सेम साइड के ही अफेक्ट आएगा, क्योंकि डोर्सल कॉलम उस लेवल पे डिकसेट नहीं करते, बल्कि ऊपर मेडुला में जाके डिकसेट करते हैं। तो जिस साइड पे अगर राइट साइड की कॉर्ड कट रही है तो राइट साइड पे ही वो लॉस ऑफ वाइब्रेशन, टच और प्रोप्रियोसेप्शन वो राइट साइड पे ही होगी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने की क्या है, वो ये है कि जो यहाँ से न्यूक्लियस ग्रेसालिस न्यूक्लियस क्यूनिएटस बनते हैं ना, ये जो ऊपर जो इनके फाइबर्स ऊपर जा रहे होते हैं ना, इसको इस बंडल को कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसालिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक है। अगर तो T5 से नीचे लेवल है, T5 वर्टिब्रा से नीचे लेवल है, या स्पाइनल कॉर्ड के T5 से नीचे लेवल है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही डोर्सल कॉलम होगा, वो होगा, और वो होगा फेसिकुलस ग्रेसालिस। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोअर लिम्ब से फेसिकुलस ग्रेसालिस ही आ रहा है। लेकिन T5 से ऊपर अपर लिम्ब के भी फाइबर होंगे और लोअर लिम्ब के भी फाइबर होंगे, तो वहाँ पर दो डोर्सल कॉलम होंगे, न्यूक्लियस ग्रेसालिस भी होगा और न्यूक्लियस क्यूनिएटस भी होगा, सॉरी फेसिकुलस ग्रेसालिस भी होगा और फेसिकुलस क्यूनिएटस भी होगा। ठीक है। अब ये भी याद रखनी है।
ये एक बारीक बात है, लेकिन इसको भी इंपॉर्टेंट ये माइंड में रखनी है। अच्छा, इसी के साथ मैं तुझे रोमबर्ग साइन भी बता दूंगा, तुझे पता ही होगा रोमबर्ग साइन किस तरह चेक करते हैं कि पेशेंट की टांगे जोड़ के उसे खड़ा कर देते हैं, उसे कहते हैं आंख बंद करो। अगर वो आंख बंद करके वो एकदम से झूलना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल पाथवे का लेजन है, और वो उसको कहते हैं पॉजिटिव रोमबर्ग साइन। लेकिन अगर वो आंख खोल के ही झूल रहा है, अभी तूने टांग जोड़ी और फिर साथ ही झूलना शुरू हो गया, तो फिर वो सेरिबेलर लेजन है, और उसको हम कहते हैं नेगेटिव रोमबर्ग साइन। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी जो है वो एक जो ट्रैक जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं तुझे, आखिरी असेंडिंग ट्रैक वो है अपना स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। ठीक है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक का क्या काम होता है? स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक जो है ना, ये इसके अंदर सिर्फ दो न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसी तरह डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पड़ा होता है। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना, वो लोअर लिम्ब का अलग पड़ा होता है और अपर लिम्ब का अलग। इसमें भी दो हैं। ठीक है, जो डॉर्सल कॉलम ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स है ना, ये एक होता है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स जो कि लोअर लिम्ब से आ रहा होता है, और एक होता है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक जो कि अपर लिम्ब से आ रहा होता है। जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक है ना, उसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पड़ा होता है क्लार्क्स न्यूक्लियस, जिसको मैंने तुझे पहले बताया था कल के क्लार्क्स कॉलम कहते हैं। T1 से L2 तक होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, वो क्लार्क्स न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, और इप्सिलेटरल साइड पे। और ये फाइबर्स डिकेसेट नहीं करते। ठीक है, और जो है जो क्यूनियो सेरिबेलर यानी कि जो अपर लिम्ब से आ रहे हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्स, उनका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना, वो क्यूनियो से याद रखना, क्यूनिएट न्यूक्लियस में पड़ा होता है। इन ट्रैक्स का ओवरऑल फंक्शन बता दूं, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स का फंक्शन होता है मसल स्पिंडल्स होते हैं ना, जो तूने न्यूरोफिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, मसल स्पिंडल्स को ये सप्लाई कर होते हैं, और ये बेसिकली सेरिबेलम के साथ अटैच है। तो बेसिकली ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जो प्रोप्रियोसेप्शन है ना, प्रोप्रियोसेप्शन मेंटेन करने के लिए इनका फंक्शन होता है। यानी कि अगर ये ट्रैक्स डैमेज होंगे ना, तो बंदा सही खड़ा नहीं हो सकेगा, गेट की एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी और उसको स्वे करेगा, आंखें आंखें ओपन हो के ही स्वे करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सेरिबेलर ट्रैक्स हैं, तो नेगेटिव रोम्बर्ग साइन आएगा, आंखें खोल के ही वो पेशेंट इधर उधर स्वे करेगा। दूसरी बात है कि इंपॉर्टेंट डिजीज़ जिसके अंदर ये डैमेज हो जाते हैं, वो कौन सी डिजीज़ है? फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। उसमें एटेक्सिया होता है, तुझे पता है गेट सही नॉर्मल नहीं होता, और ये बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। ठीक है, और इसमें यही ट्रैक्स डैमेज होते हैं, तो ये ट्रैक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रख ले, माइंड में बिठा ले। ठीक है, आगे चलो, तो अभी तुझे मैं बता दूं कि ये अब आ जाओ पेज 294 पे। ठीक है, कि हर जगह पे स्पाइनल कॉर्ड में फ़र्क क्या होता है। जो अब मैंने तो ये पहले भी थोड़ी सी बात बता दी है कि जो वेंट्रल हॉर्न्स हैं वो उन जगहों पे वेंट्रल हॉर्न बड़े होते हैं जहाँ पे प्लेक्सेस होता है, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सेस C5 से T1, और लंबर प्लेक्सेस जो है L2 से S3 तक। ठीक है, ये सारा वो है जहाँ पे वेंट्रल हॉर्न बड़ी होगी। ठीक है, इसी तरह मैंने अभी तुझे बता दिया कि T5 से ऊपर जो लेवल है उसके अंदर डॉर्सल कॉलम दो होंगे, फेसिकुलस ग्रेसालिस होगा, फेसिकुलस क्यूनियटियस होगा। लेकिन T5 से नीचे का जो लेवल है उसके अंदर डॉर्सल कॉलम एक ही होगा, और वो होगा फेसिकुलस ग्रेसालिस। ठीक है, इसी तरह मैंने तुझे बता दिया कि जो लैटरल हॉर्न है ना, लैटरल हॉर्न का भी मैंने तुझे बताया था कि ये सिंपैथेटिक चेन को फाइबर दे रहे होते हैं। तो लैटरल हॉर्न सिर्फ उसी जगह पे होगा जहाँ पे सिंपैथेटिक चेन होगी, यानी कि T1 से L2 तक। ठीक है, तो ये होगा आपका डॉर्सल कॉलम। ठीक है, डॉर्सल कॉलम होगा ये जो होगा, जो लेटरल हॉर्न है वो सिंपैथेटिक चेन को फाइबर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो जो क्लिनिकल जो चीज़ें हैं वो ये है इम्पॉर्टेंट। क्लिनिकल जो हैं वो हैं सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड लेजन्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आ जाओ सबसे पहले ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। ठीक है, ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि जिस साइड पे लेजन है, अब हेमी ट्रांजैक्शन ऑफ द कॉर्ड है। ठीक है, अब हेमी ट्रांजैक्शन होगी ये कॉर्ड की। ठीक है, अब लेट्स सपोज राइट साइड पे कटी है कॉर्ड। ठीक है, तो दो चीज़ें सेम साइड पे और एक चीज़ ऑपोजिट साइड पे लॉस होगी। ठीक है, अब वो किस तरह? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक
और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल ट्रैक ये सेम साइड का कटेगा, यानी कि सेम साइड की जो है उस कटने के नीचे लेवल बिलो द लेजन जो है ना सेम साइड के अपर मोटर न्यूरॉन लेजन और सेम साइड का ही वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी, जबकि ऑपोजिट साइड की पेन टेम्परेचर लॉस होगा। वो तुझे वजह मैंने बता दिया, क्योंकि पेन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स जो है एंटर होते हैं साथ ही डीकसेट हो जाते हैं। ठीक है, सेम साइड पे ये जिस लेवल पे कटेगा वहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन लेशंस होंगे और उससे बिलो जो होगा वो अपर मोटर न्यूरॉन लेशंस आएंगे। ठीक है, ये होता है ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, इसलिए इसको सही से तूने याद रखना है। दूसरी बात, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम के बाद तुझे ये पता होना चाहिए कि जो पोलियो होता है ना, पोलियो के अंदर सारे लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आते हैं। ठीक है, और लंबर एरिया में ज़्यादा कॉमन होता है पोलियो। ठीक है, उसके बाद टेबिस डॉर्सैलिस तुझे पता होना चाहिए, टेबिस डॉर्सैलिस टर्शरी सिफिलिस के साथ होता है। इसके अंदर बेसिकली हाइपरटोनिक ब्लैडर होता है, यानी कि पॉलीयूरिया होगा उसकी वजह से, पेरिस्थीजियाज होते हैं, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल होता है। आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल का मतलब है कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होगा, लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ALS जो है मायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस में ना अपर और मोटर, ये बेसिकली प्योर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन मिक्स साइंस होते हैं। ठीक है, जो अपर लिम्स है उसमें लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। जो लोअर लिम्ब है उसमें अपर मोटर न्यूरॉन साइंस होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है तुझे पता होना चाहिए कि ये जो स्पेस्टिक ब्लैडर और अगर तो जो सैक्रल एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर कहीं डैमेज हुआ है ना कॉर्ड को, तो वो हमेशा अपर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे ब्लैडर में, यानी कि हाइपरटोनिक ब्लैडर बन जाएगा। लेकिन अगर एट द लेवल ऑफ सैक्रम, सैक्रम के लेवल पे डैमेज हुआ है ना, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, तो फिर लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आएंगे ब्लैडर में, यानी कि एटोनिक ब्लैडर होगा। और ये एटोनिक ब्लैडर पे हमें क्वेश्चन बना था, इसी तरह था, वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स साइन पूछा दिए हुए थे और कहा था कि ये क्या है, तो वो एटोनिक ब्लैडर था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब जैसे मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की बताया था। जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ना, ये ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरीज़ की, और वर्टिब्रल आर्टरीज ब्रांच होती हैं सबक्लेवियन आर्टरी के पहले पार्ट की। ठीक है, तो जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक्लूड हो जाए, ठीक है, लेट सपोज, तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। मैंने जो बताया था कि ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सारे स्पाइनल कॉर्ड की उस एरिया को सप्लाई करती है जो कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, बायलेटरल और बायलेटरल जो है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स उनको सप्लाई करती है। तो पेशेंट की बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लेजन आएगा बायलेटरल, और बायलेटरल पेशेंट को आएगा अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के साथ बायलेटरल आएगा पेन और टेम्परेचर लॉस। ठीक है ना, लेकिन डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे क्योंकि पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी से सप्लाई होते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो ठीक रहेंगे, जो वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ठीक रहेगी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो ब्रांच होती है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखनी है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर जो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ कॉर्ड, उसके अंदर ये होता है कि डॉर्सल कॉलम और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स ये दोनों इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बायलेटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस हो सकता है, बायलेटरल बिबिंस्की पॉजिटिव होता है, और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे डैमेज होगा तो रॉम्बर्ग साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक क्लिनिकल सिनेरियो बना के दे सकते हैं कि उन्होंने साथ लिख दिया कि जी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव हैं, तो वो फिर परनीशियस अनीमिया हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है और सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ कॉर्ड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह एक चीज़ होती है सिरिंगोमाइलिया। सिरिंगोमाइलिया में होता है कि जो सेंट्रल केनाल है ना स्पाइनल कॉर्ड की, उसके अराउंड का एरिया जो है वो उसमें लिटिक लेजन्स बन जाते हैं, और ये ज़्यादातर कॉमन है आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन टाइप 1 के साथ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ। ठीक है, तो सिरिंगोमाइलिया में जो है ना, अगर तो ये सर्वाइकल एरिया में होती है या लंबर एरिया में, सर्वाइकल ज़्यादा कॉमन है, सर्वाइकल एरिया में हो तो केप लाइक जो है ना वो पेन और टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल में मैंने जो बताया था सेंट्रल किनार के आसपास जो है वो डिकसेटिंग फाइबर्स होते हैं स्पाइनोथैलेमिक, तो पेन और टेम्परेचर लॉस होगा सिर्फ केप लाइक ऐसे, मतलब सिर्फ शोल्डर्स पे और अपर लिम्स के ऊपर ऊपर ऐसे जैसे शॉल नहीं डली होती उस एरिया में पैटर्न में। और अगर तो लंबर एरिया डैमेज है तो फिर उसको बेल्ट लाइक आएगा, जैसे जैसे जिस तरह बेल्ट नहीं पहनी होती उस एरिया में पूरी पेन और टेम्परेचर लॉस। ठीक है, इसको कहते हैं सिरिंगोमाइलिया।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तुझे पता होनी चाहिए। बस ये चैप्टर इतना कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके इसलिए इसे 2 दिन लग गए हैं इस पर। अब ये इसको अच्छे से तैयार कर ले, और ये जो मैंने चीज़ें बताई ना, यही क्वेश्चन आते हैं इनमें से।